हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे दक्षिण भारत के पठार के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि भारत में कुल कितने पठार है और वो कहाँ कहाँ पर है। वो बिल्कुल मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक प्लस कंसेप्ट प्लस मैप, तीनों को कंबाइन करके आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी पठार है। तो फिर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला है मालवा का पठार, और उसके बाद फिर दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद फिर है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के बाद फिर है मध्य उच्च भूमि, यानी कि ये तीन के बाद फिर है मध्य उच्च भूमि। आपको मैप पर बताऊंगा, यहाँ पर पहले आप समझें। उसके बाद फिर है दक्कन का पठार, उसके बाद फिर है कर्नाटक का पठार, उसके बाद फिर है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के बाद फिर है दंडकारन पठार, उसके बाद फिर है शिलांग का पठार। ये है। अब इसे आप मैप पर देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मालवा का पठार, तो मालवा का पठार यहाँ पर है। उसके बाद फिर बुंदेलखंड का पठार यहाँ पे है। उसके बाद फिर है बघेलखंड का पठार, ये है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर है दोस्तों एक छोटा नागपुर का पठार, जो कि यहाँ पर छूट गया था, वो यहाँ पर ही होना चाहिए था, छोटा नागपुर का पठार। यानी कि ये चार पठार के बाद फिर है ये बगल में ये सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि मध्य उच्च भूमि है। उसके बाद फिर चार पठार इधर भी है। कौन? तो फिर है दक्कन का, उसके बाद कर्नाटक का, उसके बाद तेलंगाना का, और उसके बाद फिर दंडकारन पठार है। कौन कौन सी है? तो फिर दक्कन का पठार, उसके बाद फिर कर्नाटक का पठार, उसके बाद फिर है तेलंगाना का पठार, उसके बाद फिर है दंडकारन पठार। चार ऊपर में और चार नीचे में, और इसी के बीच में है मध्य उच्च भूमि। फिर एक है पूर्वोत्तर भारत में शिलांग का पठार, ये है। फिर से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया मालवा का पठार, उसके बाद फिर बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद फिर बघेलखंड का पठार, उसके बाद फिर है छोटा नागपुर। ये चार हो गया। और चार नीचे में दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, और उसके बाद फिर तेलंगाना का पठार और दंडकारन पठार, और इसी के बीच में है सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि मध्य उच्च भूमि। अब आप समझिए कि यहाँ से जब नदियाँ निकलेगी तो किधर बहेगी। अगर आप इमेजिन कीजिए, इधर से अगर नदियाँ निकलेगी तो फिर इस तरफ बहेगी, अगर इधर से नदियाँ निकलेगी तो फिर इस तरफ बहेगी। तो आप जानते होंगे कि विंध्य का जो पर्वत है, इससे निकलने वाली नदियाँ अगर इस दिशा से निकल रही उस किनारा से तो इधर चली जाती है गंगा में, अगर इधर से निकल रही है तो फिर ये बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब की खाड़ी में चली जाती है। क्योंकि यहाँ की भूमि काफ़ी उच्च है और साथ ही साथ यहाँ वर्षा भी कम होती है, इस वजह से यहाँ पर सूखा भी पाया जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि बुंदेलखंड का जो पठार है, जो रीजन है, वहाँ पर हमेशा सूखा का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। इतना समझ गए। उसके बाद फिर दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे हम कि किस प्रकार से और कहाँ पर पर्वत है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।